पढ़ा है? चलो गुड। ठीक है, चलो मुझे एक श्लोक में बोलती हूँ, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मेरे लिए, है ना। श्लोक है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिकः क्रमात्। क्या मतलब हुआ इसका? हम्म। 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 कफ 10 से 2 बताया था, कफ 10 से 2 बताया था बेटे। कफ क्या बोला था जब सुबह उठते हैं तो? हाँ। तो सुबह सुबह कफ था। अच्छा, सिंप्लीफाई इसको अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, कि हमेशा वय है, अहोरात्रि है मतलब कि दिन और रात है, और खाना खाने का जो सीन है उस सब में लास्ट में हमेशा वात आएगा, बीच में पित्त और आदि में कफ, क्या ऐसा बोल सकते हैं? देखो, वय है मतलब कि एज है, ठीक है, एज ले लो, दिन ले लो, रात ले लो, या खाना खाया जो अपन ने वो उसको ले लो। तो हमेशा इन सब चीज़ों के लास्ट में, वय के भी लास्ट में मतलब कि वृद्धावस्था में, रात्रि के भी लास्ट प्रहर में, और दिन के भी लास्ट प्रहर में, क्या ऐसा कह सकते हैं कि वात हमेशा लास्ट में कुपित रहेगा, बीच में पित्त, और इन सब चीज़ों के स्टार्टिंग के अंदर हमेशा कफ कुपित रहेगा, क्या बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रही थी ना, अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, प्रज्ञा एक बात बताओ, कि अगर दोष विकृत हो जाते हैं तो क्या करते हैं शरीर में? एक बहुत प्यारा कोटेशन था। हम्म। श्लोक याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हिंदी में बता दो। हम्म। 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 नष्ट करेगा घ्नन्ति। हम्म। 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 यापन कराएगा या प्राकृत काम करवाएगा, बिल्कुल, क्योंकि दोष का काम ही ये होता है। हम्म। 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 अ- अधो मध्य ऊर्ध्व संशया। हम्म। अधो तो अधो में वात। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा ये बताओ, श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी होती है? अच्छा ये बताओ, सम धातु होगी या कफज को श्रेष्ठ बोला है? श्रेष्ठ किसे बोला है, सम धातु या कफ, या दोनों? गुड। तो कफज को क्या बोला है सुरुचि? आप म्यूट कर सकते हैं प्रज्ञा। अच्छा बताया आपने। सुरुचि? उत्तम बोला है। ठीक है। न अति संक्षेप विस्तरम किसके लिए कहा गया है? न अति संक्षेप विस्तरम कौन सी ग्रंथ के लिए कहा गया है? एमसीक्यू है आपके लिए। अष्टांग हृदय। अच्छा एक कोटेशन सुनना, एक कोटेशन सुनना, न मात्रा अमात्रा अपि किंचित आगम विवर्जितम, ये किसके लिए कहा है और किसने कहा है? न मात्रा अमात्रा अपि किंचित आगम विवर्जितम, एक मात्रा की भी मिस्टेक नहीं है। किन्होंने?
तो किस ग्रंथ के लिए कहा बेटा? अष्टांग हृदय के लिए। देखो, ये अष्टांग संग्रह के लिए कहा है, क्योंकि सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा? अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह में अष्टांग संग्रह है ना पहला। तो संग्रह जब पहले आया तो क्वेश्चन भी सबसे पहले संग्रह पे उठा के तुम कहाँ से कॉपी करके लाए, तो संग्रह ने पहले ही अपने आप को प्रमाणित कर दिया, तो पोते को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, आयुर्वेद के 8 अंक का कोटेशन किसी को याद है क्या? आयुर्वेद के 8 अंक। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। चिकित्सा एषु संश्रिता, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? प्रज्ञा बताएगी कि ये जो अष्टांग आयुर्वेद है इसका रेफरेंस वाग्भट संहिता में तो फर्स्ट चैप्टर में दिया है, लेकिन चरक ने इसे कहाँ पे दिया है? हम्म। कोटेशन अलग है उनका, बिल्कुल। चरक सूत्र 30 में। हम्म। अच्छा, कोष्ठ का कंसेप्ट मैं पूछूंगी, मध्यम कोष्ठ किस प्रकृति का होता है? मध्यम। मध्य मृदु का होता है। मृदु तो खुद कोष्ठ होता है बेटा। मध्य किसका होता है? कौन से दोष का होता है? क्वेश्चन सुने प्रज्ञा, कि कौन से दोष की वजह से मध्यम कोष्ठ होगा? कौन से दोष की वजह से? पित्त की वजह से, बिल्कुल। मैंने आपको यही बताया था कि इसीलिए इसका कोटेशन याद रखना, क्योंकि हमेशा हम मध्य में पित्त करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हर जगह मध्य में पित्त आता है। मध्यम कोष्ठ होता है कफ की वजह से। पित्त की वजह से कौन सा था? मृदु था, है ना। देखो, इसको ऐसे समझो कि पित्त का मतलब क्या होता है? पित्त का काम होता है डाइजेशन करने का। तो अगर पित्त किसी की बॉडी में बढ़ा हुआ होगा तो उसमें वो डाइजेशन लैक्सेशन डाइजेशन लैक्सेशन यही चलता रहेगा, तो वो मृदु हो जाएगा। ठीक है, मध्यम वाला कफ और वात वाला क्रूर होगा, इसीलिए इसका कोटेशन याद करने का बोला था मैंने। ठीक है, कोष्ठ का कंसेप्ट समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो बता दो, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूँगी। अभी ग्रुप में भी एक क्वेश्चन आया था किसी का। सबको समझ आ गया ना कोस्ट किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से मेडिसिन में उसका यूज़ करते हैं? ओके, आगे चलें। ओके, चलो तो फिर अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं ना। क्या है, अब यहाँ हम दोष की बात करेंगे। सबसे पहले हमने दोष के ट्रेंड देखे कि कैसे कैसे क्या ये दोष क्या क्या काम करते हैं। अब हम देखेंगे इन दोष की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो देखो, ये सारे कोटेशन जो है तीनों के तीनों ये आपको याद करने हैं, बिल्कुल करने ही करना है ना, इसके अंदर कुछ नहीं चलेगा। तो तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। अनिल पर्याय होता है वात का। तो यहाँ सबसे पहले वात का गुण आया है। वात के क्या क्या गुण हैं देखो, तत्र रुक्षो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, रुक्ष सबसे पहले यहाँ लिखा है। तो वात का प्रधान गुण कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो वो रुक्ष है, क्योंकि वो श्लोक में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, ये जो केस है ये वात के अंदर लागू होता है। ओके, तो ऊपर लिख लो निकाल के, वात का प्रधान गुण कौन सा है? रुक्ष। वहीं जब चरक ने ये कोटेशन बताया है वहाँ भी रुक्ष पहले लिया है, तो रुक्ष वात का प्रधान गुण होता है। वायु कैसी होती है? ड्राई होती है, रुक्ष मतलब ड्राई। ठीक है, फिर लघु। लघु का मतलब होता है हल्का। हवा कैसी होती है? हल्की। वातज प्रकृति का इंसान, अगर आप प्रकृति पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, हल्के होते हैं, ज़्यादा वजनी नहीं होंगे वो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हवा भरी हुई है, तो वजन किस चीज़ का होगा? तो लघु होता है, रुक्ष होता है, फिर लघु होता है, और उसके बाद में शीत। तो वायु का कैसा गुण बताया? यहाँ पे वात का गुण बताया है शीत, ध्यान रखना। फिर खर। अच्छा, खर का मतलब किसी को पता है? खर मतलब क्या होता है? एनीवन? चलो खर। हाँ, बताओ। एक मिनट, आपकी आवाज़ नहीं है। रफ सरफेस, आयुषी बिल्कुल सही कह रही है। देखो, एक चीज़ होती है खर, एक चीज़ होती है रुक्ष। अब सबसे पहले यहाँ पे रुक्ष आया, दूसरी चीज़ आई खर। तो रुक्ष का मतलब होता है जो ड्राई होता है, जैसे ड्राई हमारी स्किन हो जाती है, फट जाती है ना, तो वो स्किन हो जाती है,
क्या बोलते हैं उसको, ड्राई हो जाती है ना, उसको रुक्ष बोलेंगे। और खर मतलब जो खुरदुरा हो, जैसे आपने सीमेंट का फर्श देखा होगा, हाथ लगाओगे तो कैसा खुरदुरा होगा वो, ठीक है। तो खुरदुरे और जो ड्राई होता है उसके अंदर आप डिफरेंस समझ गए, रुक्ष और खर के अंदर, कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही एक और चीज़ आएगी, इनके कॉम्प्लीमेंट्री चलेगी, है ना, स्निग्ध और श्लक्षण। जैसे रुक्ष और खर है वैसे ही स्निग्ध और श्लक्षण होगा। तो ऊपर लिख लेना, रुक्ष मतलब क्या होता है, ड्राई। ड्राई मतलब जिसमें स्नेहांश नहीं हो, बिल्कुल मतलब चिकनाहट नहीं हो, वो ड्राई होता है, वो रुक्ष होता है, ठीक है। फिर खर आता है, खर मतलब रफ, जो रफ सरफेस होती है, खुरदुरी लगे हाथ लगाने पर, वो रफ होती है। फिर इसी के साथ आता है स्निग्ध, आप स्निग्ध भी साथ में ही लिख लो। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, जहाँ चिकनाई होती है। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, आप लोशन वगैरह लगाओगे तो स्किन एकदम चिकनी चिकनी मुलायम हो जाएगी ना। या फिर हेयर में ऑयलिंग करते हो तो कैसी ऑयली सी स्किन हो जाती है, जहाँ पर अपन को स्नेह दिखे, उसको हम बोलते हैं स्निग्ध। और एक आता है श्लक्षण। श्लक्षण का मतलब क्या है, बिना कुछ लगाई चमकीला। जैसे टेबल की सरफेस हो गई, जैसे स्टील का बर्तन हो गया, कांच हो गया, अब उसके ऊपर अपन को कुछ लगाना नहीं पड़ा ऑइंटमेंट, लेकिन फिर भी वो चमक रहा है, तो जो चमकने वाली चीज़ है वो श्लक्षण है। और स्निग्ध जो क्या है, जो अंदर से मॉइस्ट है, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट है, वो क्या होता है, वो स्निग्ध होता है। तो रुक्ष, खर और स्निग्ध और श्लक्षण, इन चारों के अंदर आप डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब किसी को नहीं समझ में आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके, इसको ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा था, वात के प्रधान गुण कौन कौन सा है, रुक्ष है, इसके टोटल 6 गुण बताए हैं। क्या कौन कौन सा, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। सूक्ष्म मतलब छोटा, तो एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, छोटे होंगे ना, सूक्ष्म होगा। दूसरा क्या है, सूक्ष्म किस लिए, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर चलता है, अपनी एक एक सेल के अंदर, जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ वहाँ वायु है, तो हर जगह जाता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, सूक्ष्म। फिर चलो अनिलः, चलो चलने वाला गुण होता है, चलायमान होता है, इसलिए चलो अनिलः कहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पित्त के बारे में बताया है कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम। पित्त कैसा होता है, स्नेह के साथ। सस्नेह कहने का यहाँ पे मतलब है कि थोड़ा थोड़ा स्निग्ध होता है, पूरी तरह की नहीं। पूरी तरह से कौन होगा, वो अपना नीचे आ रहा है इसका बड़ा भाई कफ, वो पूरी तरीके से स्निग्ध होगा। थोड़ा जो स्निग्ध होता है वो कौन है, पित्त है। देखो सीक्वेंस किसी बढ़िया चल रही है, पहले वात अपना रुक्ष था, फिर पित्त थोड़ा सा स्निग्ध हुआ, सस्नेह, स्नेह के थोड़ा सा साथ में, और फिर जो अपना ये कफ है ये पूरी तरीके से स्निग्ध है, ठीक है। तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम, तीक्ष्ण पंजेंट, ठीक है, तीक्ष्ण। फिर उष्णम, उष्ण गुण होता है इसका। वैसे वात जो अपना शीत था, पित्त उष्ण है। पित्त को आप अग्नि से रिलेट करते हो तो ऑब्वियसली पित्त को तो उष्ण होना ही है। हवा कैसी चलती है, ठंडी चलती है, हवा हमें कैसी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, तो हवा ठंडी होती है। कफ अपना शीत प्रकृति का होता ही है, बिल्कुल अपन को पता है सर्दियों में होता है कफ, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु, ये भी लघु है, देखो वात और पित्त दोनों लघु है, तो फिर गुरु कौन हो जाएगा, गुरु नीचे आने वाला, ये कफ, कफ नीचे आता है इसलिए कफ गुरु है। फिर विश्रम, विश्र इसका एक बहुत अच्छा गुण है, ये विश्र और सर जो है ना, ये बहुत अच्छे गुण है इसके। विश्र का मतलब होता है पंजेंट ओडर, जिसकी एक बहुत गंदी सी स्मेल आए, ऐसा विश्र होता है, ऐसे बैड बैड फाउल स्मेल जिसके अंदर आती है वो विश्र होता है। फिर सर, सर का मतलब सरकने वाला, सरोनुलोमनः प्रोक्ता, शारंगधर इसकी डेफिनेशन बताते हैं। क्या है कि जो सरके या जो बहे या जो रखने पे फैल जाए, वो क्या है, सर। तो इसमें बता क्या रहे हैं ये, कि ये जो पित्त है ना, ये अपना थोड़ा लिक्विड क्वालिटी वाला है। लिक्विड कौन कौन सा है, एक तो पित्त अपना लिक्विड है, और दूसरा लिक्विड कौन सा है, ये कफ लिक्विड है। तो इसके लिक्विड नेचर को बताने के लिए यहाँ पे बोला है कि सर फैलने वाला है, ठीक है। फिर द्रव, द्रव का मतलब आप समझ गए, वही लिक्विड है, ठीक है। तो इसके कितने 7 गुण बता दिए, ऊपर कफ के, वात के 6, इसके 7, फिर ऐसे ही ऐसे यहाँ पे नीचे कफ के गुण आएंगे। स्निग्ध शीतो गुरु मंदस लक्षण मृत संस्थिर कफः, स्निग्ध मैंने आपको बता दिया है। फिर शीत, हमने बोला वात और कफ दोनों शीत है, बीच में पित्त को अग्नि से रिलेट किया था, इसलिए पित्त अपना उष्ण हो गया। फिर गुरु, गुरु भारी है इसलिए नीचे है, गुरु है तो देखो गुरु भारी लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, तो गुरु मंदह, मंदह मतलब धीरे काम करने वाला होता है। वातज, जो कफज प्रकृति के लोग होंगे ना, वो कैसे होंगे, तो बड़े प्यारे लोग होते हैं, ये एकदम भारी भरकम मस्त में, तो ना मोटे ताजे होंगे, आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से बोलेंगे। आप सामने वाला भले मर रहा हो उनके आगे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से, उनको चलना है तो वो वैसे ही करेंगे, जैसे काम उनको पसंद है वो वैसे ही करे, एकदम प्रसन्न चित्त रहने वाले। इसीलिए हमने क्या बोला था, कफज प्रकृति को कैसा बोला था सुरुचि,
उत्तम, इसीलिए उत्तम बोला था क्योंकि बड़े आराम में आनंद में रहते हैं। वात वाले खिटपिट खिटपिट खिटपिट, शनै रुष्टा शनै तुष्टा, बार बार फड़फड़ाते रहते हैं। तो कफज वाला जो होता है ना वो एकदम शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बेस क्वालिटी है ना उसकी कैसी है, गुरु वाली है, मंद वाली है, तो मंद मंद काम करता है वो। फिर आता है श्लक्षण। श्लक्षण इसका गुण होता है। श्लक्षण क्या है? जिसके अंदर हम ऑयली कोई चीज़ नहीं दिखे पर ऐसे ही वो चमके के ना पड़क रहा है एकदम आज तो, जैसे कांच होता है, जैसे डायमंड होता है, जैसे स्टील होता है, उस तरीके से। फिर एक गुण आता है मृत्सन। ठीक है, मृत्सन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन इसको अंगुली में लेकर के ऐसे पकड़े तो वो स्टिकी स्टिकी होगा, चिपकेगा आपकी उंगली पर, उसको हम बोलते हैं, इस गुण को बोलते हैं मृत्सन। एक ऐसा ही आता है पिच्छल। जो आप 20 गुण पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा पिच्छल, एक गुण होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा शुरुआत में, पर आपकी जैसे फर्स्ट ईयर हो जाएगी ना तो ये गुण बड़े प्यारे लगेंगे आपको। तो फर्स्ट जो चैप्टर है ना इसके अंदर श्लोक भी ज़्यादा याद करने को है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है, पर ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसके आगे इतना सारा नहीं मिलेगा आपको। तो अभी इसको थोड़ा बाइट्स बाइट्स में करके पढ़ना। और ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ओके, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो हमने क्या देखा? स्निग्ध शीतो गुरु मंदस लक्षण मृत्सन। मृत्सन हो गया। फिर स्थिर, स्थिर रखने वाला। क्यों स्थिर है? क्योंकि देखो गुरु है, मंद चलने वाला है, मंद चल चल के थक गया तो कभी कभी स्थिर भी रह जाता है। ये सारे कोटेशन आपको याद करने हैं। स्थिर कफह। अब चरक ने क्या बताया वो अब आपको चरक में बताएंगे, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 3 कोटेशन याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम आपको संसर्ग और सन्निपात के बारे में बताते हैं कि संसर्ग, देखो 2 स आ रहे हैं ना, 2 स आ रहे हैं मतलब 2 दोष है इसके अंदर। ठीक है, संसर्ग के अंदर जब 2, तो प्रकृति ऐसे थोड़ी है कि वात ही होगी, पित्त ही होगी, कफ ही होगी। जब हमने लास्ट क्लास ली थी तो आपको बताया था कि एक ट्रेंड होता है कि इसमें द्विदोष जो द्वंद्वज प्रकृति होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द्वंद्वज को क्या बोला था? द्वंद्वज प्रकृति को क्या बोला वाग्भट ने? निंद्य, निंद्य बोला। और एक और आचार्य जिन्होंने बोला सदा आतुरा, कि भाई हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक है, तो जब दो दोष एक साथ आ जाता है तो हम उसे संसर्ग कहते हैं, और तीनों एक साथ आ जाएं तो सन्निपात कहते हैं। तो ये संसर्ग और सन्निपात वर्ड जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लें, हर जगह भी ऐसे ही यूज़ होगा। अब फर्स्ट ईयर के बाद से 2 दोष 3 दोष कोई नहीं बोलेगा, संसर्ग और सन्निपात ही बोलेंगे। तो हमने दोष पढ़ा, क्या पढ़ा कि तत्र वायु, सबसे पहले वायु पढ़ा। वायु का प्रधान गुण होता है रुक्ष। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीलह। फिर ऐसे ही नीचे आ गया पित्तम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया था? सर और विस्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। सर मतलब बहने वाला, फैलने वाला। फिर स्निग्ध शीतो गुरुमंदस लक्षण मृत्सन, इसका मृत्सन इंपॉर्टेंट कर लो, ये आप भूलोगे। मृत्सन मतलब चिपकने वाला। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमने दोष बता दिए, अब हम धातु बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेती हूँ, चलो। शरीर के मूल क्या हैं? एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर की मूल होती हैं, कोई बता सकता है? नहीं? अच्छा, एक कोटेशन नोट कर लो फिर। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। एक कोटेशन और आता है, एक इसमें से एक अष्टांग का, एक सुश्रुत का है कि दोष धातु मला मूलम ही सदा देहस्य, कि देह को धारण करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? 3 चीज़ें करती है। पहली बात दोष, दूसरी बात धातु, और तीसरी बात मल। तो दोष हमने यहाँ पे पढ़ लिया। धातु मतलब क्या होता है? रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र। तो रस को हम किससे को रिलेट करते हैं? रक्त को किससे करते हैं? रक्त तो आप समझते हैं, रस को किससे करेंगे? रस को हम जनरली जो लिम्फ होता है अपनी बॉडी में, जो लिम्फेटिक सारा सिस्टम हो रहा है, हम रस को उससे रिलेट करके चलते हैं। रस, रक्त, फिर मांस, मांस मतलब मांसपेशी, मसल्स। ठीक है, इससे कर लूँ। फिर मेद, मेद से क्या मतलब होता है? एडिपोज टिश्यू। अपनी बॉडी के अंदर जितना भी फैट है ना वो सारा, सेल्स के अंदर जो फैट है वो सारा अलॉन्ग विथ एडिपोज टिश्यू, ये सारा मेद के अंदर आ जाता है। मेद, अस्थि, अस्थि मतलब बोन है ये। मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, बोन मैरो। और फिर शुक्र, शुक्र से वैसे सीमन का लेते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला कि अब देखो 7 धातु है ना, तो अब ये तो मेल और फीमेल दोनों में होगी। तो आचार्य कहते हैं कि जो शुक्र जो धातु है ना वो सिर्फ सीमन नहीं है, ये ध्यान रखो। शुक्र सिर्फ सीमन नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं में भी होता है ना, ये अपने अंदर भी है, फीमेल्स के अंदर भी होता है। तो शुक्र को यहाँ पे सिर्फ सीमन नहीं लेकर के एक एक जो लास्ट वाली 7वीं जो धातु है उसको लेकर के चलो कि ये कोई किसी तरह की कोई धातु है। इसके बारे में अभी आप जब फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर शुक्र जो विज्ञानी है, उस शुक्र जो धातु प्रकरण आता है उसके अंदर और देखना, उसमें आपको और डिटेल में मिलेगा कि ये शुक्र फीमेल बॉडी में ये क्या करता है। एक आता है कंसेप्ट ऑफ फीमेल
शुक्र, इस पे पूरी रिसर्च चल रही है कि ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या काम करता है ना। तो वहाँ पे अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा था कि देह के 3 मूल होते हैं, कौन से? दोष, धातु, धातु मैंने बता दिया कैसे, और तीसरा होता है मल। मल मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जब ये धातु बनती है ना, आपने आहार पाक वगैरह पढ़ा है, धातु पोषण क्रम पढ़ा है फिजियोलॉजी में, कि धातुएं कैसे बनती है, फिर दोष कैसे बनते हैं, मल कैसे बनता है। चलो बता देती हूँ। क्या है कि जैसे हम आहार लेते हैं, तो जो आहार लेते हैं मतलब खाना खाते हैं, तो उसमें से क्या बनता है? आहार रस। तो जो अब आहार का जो एक एक मिनट, हाँ, एक मिनट,